रेवेन्यू रिसीट के पिछले वीडियो में हमने देखा था लाइसेंस फ़ी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रिफंड्स और अकाउंटिंग प्रोसीजर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेवेन्यू रिसीट्स के रिमेनिंग टॉपिक्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जनरल, इरिगेशन रेवेन्यू और लाइसेंस फ़ी के बारे में। आज हम कवर करेंगे रिफंड्स एंड रेमिशंस एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर। सो लेट अस स्टार्ट विद रिफंड्स एंड रेमिशंस। रिफंड्स एंड रेमिशन में सबसे पहले है रिमिशन ऑफ इरिगेशन रेवेन्यू, मतलब इरिगेशन से रिलेटेड कोई रेवेन्यू हमारे पास आया है, उसमें हम रिमिशन देते हैं, मतलब उसमें कोई छूट देते हैं, कोई डिस्काउंट देते हैं, तब क्या होगा। सबसे पहले इफ़ अलाउड बिफोर कलेक्शन, मतलब रिवेन्यू कलेक्शन के पहले ही हमने कह दिया कि हाँ हम इसमें उसको छूट देने वाले हैं, तो क्या होगा, देन इट इज़ ट्रीटेड एज रिडक्शन इन रिवेन्यू। तो अब जो रिमिशन का अमाउंट है उसको रिवेन्यू में कम करके ही हम कंसिडर करेंगे। मतलब लाइक 5000 हमको कलेक्ट करना था और कलेक्शन के पहले ही हमने कहा कि आउट ऑफ 5000 हम 1000 आपको माफ़ करते हैं, 1000 आपको हम रिबेट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये मानेंगे कि रिवेन्यू ही 4000 था, तो उसी हेड में, जिस हेड में वो रिवेन्यू आने वाला था, उसी हेड में हमने उस 1000 का जो रिबेट है, जो रिविजन है, उसको माइनस कर दिया। तो ये पहला केस हुआ अगर कलेक्शन के पहले ही आपने रिविजन दे दिया। दूसरा केस कब है, जब कैश रिपेमेंट है, ठीक है, मतलब आपने रिवेन्यू कलेक्ट कर लिया और उसके बाद उसको कैश रिपेमेंट कर रहे हैं। तो इसमें कहा गया इफ़ कैश रिपेमेंट आफ्टर ब्रिंगिंग टू, मतलब आपने रिवेन्यू कलेक्ट कर लिया और उसको ले भी आए हैं वो अकाउंट में। कौन कौन से अकाउंट्स हैं, 0059 पब्लिक वर्क्स, 0216 हाउसिंग, 1054 रोड्स एंड ब्रिजेस। फर्स्ट डिजिट अगर देखें आप तो 0 या 1 ही है, तो इट इज़ क्लियरली रिवेन्यू रिसीट्स के हेड हैं। तो आपने क्या किया कि रिवेन्यू रिसीट कर लिया, उसको कंसर्न हेड में आपने एंट्री भी कर दी है और इसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको रिविजन देना है। तो अब जो रिविजन का अमाउंट है दैट इज़ अकाउंटेड अंडर डिडक्ट रिफंड हेड ऑफ कंसर्न मेजर हेड, मतलब जो फंक्शनल मेजर हेड है जिसमें आप जिससे रिलेटेड आपने रिवेन्यू एक्सेप्ट किया हुआ है, तो उस मेजर हेड के अंडर में माइनर हेड होगा डिडक्ट रिफंड हेड, इट्स कोड इज़ 900। तो इस माइनर हेड में उसको आप अकाउंट करेंगे, इस अकाउंट में उसकी एंट्री करेंगे जो आप रिफंड दे रहे हैं उसका, ठीक है। दूसरा पार्ट है अदर रिफंड्स ऑफ रिवेन्यू, मतलब इरिगेशन रिवेन्यू का प्रोसेस हमने देख लिया, ठीक है, कि कलेक्शन के पहले अगर हम दे रहे हैं तो क्या होगा और कलेक्शन के बाद रीपेमेंट करें तो क्या होगा। बाकी जितने भी रिफंड्स होंगे इरिगेशन के अलावा उनके केस में होगा ट्रीटेड एज रिडक्शन इन रिसीट्स। उस केस में जो भी हम रिविजन, जो भी रिबेट देंगे वो रिडक्शन के रूप में उसको कंसिडर किया जाएगा, मतलब रिवेन्यू में ही उसको कम करके हम कंसिडर करेंगे, चाहे वो कलेक्शन के पहले हमने छूट दी हो या फिर कलेक्शन के बाद उसको कैश रिपेमेंट किया हो। रिफंड्स में इसके बाद बताया गया कि बिफोर रिविजन और रिफंड इज मेड ओरिजिनल एंट्री ऑफ डिमांड इज टेस्ट एंड सुटेबल नोट इज़ रिटन देयर टू अवॉइड डुप्लीकेट क्लेम। जब भी हम रिफंड या रिविजन देंगे तो उससे पहले जो ओरिजिनल डिमांड है, जहां हमने उसको मांगा था, सपोज 5000 हमने मांगा था, उस 5000 में से हमने 1000 उसको रिफंड कर दिया, तो जहां हमने 5000 का डिमांड किया था उस एंट्री को हम ट्रेस करेंगे कि वो कहाँ पे है और वहाँ पे एक सुटेबल नोट लिखेंगे कि आउट ऑफ दिस 5000 1000 हैज़ बीन रिफंडेड, ठीक है। सो दैट जब भी उस 5000 में से हमने जो रिफंड दिया 1000 का, उसका अगर फिर से क्लेम होता है तो हम फिर से ट्रेस करेंगे और जब हमने देखा है वहाँ पे कि ऑलरेडी वहाँ पे हमने नोट लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका रिफंड दिया जा चुका है, इसलिए जब भी रिफंड किया जाएगा तो उससे पहले ओरिजिनल एंट्री को हम ट्रेस करेंगे कहाँ पे है, ओरिजिनल डिमांड की जो एंट्री है, और उसमें हम सुटेबल नोट लिखेंगे सो दैट डुप्लीकेट क्लेम और डबल क्लेम कैन बी अवॉइडेड। इसके बाद है कि सर्टिफिकेट ऑफ सच नोट इन ऑल वाउचर्स, जितने कनेक्टेड वाउचर्स हैं, उस पेमेंट से रिलेटेड जितने भी वाउचर्स हैं, उस सारे वाउचर्स में उस नोट का हम सर्टिफिकेट लिखेंगे। जो हमने नोट लिखा है कि इसका रिफंड किया जा चुका है, उस नोट का सर्टिफिकेट सब में लिख देंगे। इसके बाद है ओरिजिनल रिसीट्स गिवन टेकन बैक एंड डिस्ट्रॉयड इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो जो रिसीट हमने दिया होगा रिवेन्यू का, मतलब जब हमने सपोज 5000 रिवेन्यू रिसीट किया तो उसका हमने एक रिसीट दिया होगा और उस रिसीट को अगर पॉसिबल है तो हम वापस ले लेंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, और अ नोट ऑफ रीपेमेंट ऑन काउंटर फॉइल ऑफ रिसीट, और अब जो हमने उसको रीपेमेंट किया 1000 का, ठीक है, इसका एक नोट लिख देंगे उस रिसीट के काउंटर फॉइल में। तो ये हो जाएगा आपका प्रोसेस ऑफ रिफंड्स एंड रेमिशंस। रेवेन्यू रिसीट्स के अकाउंटिंग प्रोसीजर में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है रजिस्टर ऑफ रिवेन्यू और दूसरा पार्ट है रजिस्टर ऑफ लाइसेंस फी। सो लेट अस स्टार्ट विद द रजिस्टर ऑफ रिवेन्यू।
रजिस्टर ऑफ रेवेन्यू मेंटेन किया जाएगा इन फॉर्म नंबर 46 और ऑल रेवेन्यूज रिसीट्स आर क्लासिफाइड एंड एब्स्ट्रैक्टेड। तो फॉर्म नंबर 46 में CPWA फॉर्म नंबर 46 में रजिस्टर ऑफ रेवेन्यू मेंटेन किया जाएगा, ठीक है, और इसमें सारे रेवेन्यू रिसीट्स को क्लासीफाई किया जाता है और एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक। दिस इज मेंटेन इन DO ऑफिस। इसके बाद कहा गया कि रिवेन्यूज रिलेटिंग टू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि रिवेन्यूज रिलेटिंग टू ईच प्रोजेक्ट हैविंग सेपरेट कैपिटल अकाउंट आर रजिस्टर्ड सेपरेटली एंड अदर रिसीट्स ऑफ मेजर हेड आर रजिस्टर्ड कलेक्टिवली। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जिनके लिए अलग कैपिटल अकाउंट है तो उन सब को इस रजिस्टर में अलग अलग रजिस्टर किया जाएगा। दे विल बी रजिस्टर्ड सेपरेटली। ऐसे प्रोजेक्ट जिनका अलग अलग कैपिटल अकाउंट है, और बाकी जितने भी रिसीट्स हैं जो एक मेजर हेड के अंडर में आते हैं तो उन एक मेजर हेड के सारे रिसीट को एक साथ कलेक्ट कर दिया जाएगा, उनको अलग अलग आपको नहीं करना है। तो एग्जैक्ट वर्ड्स याद रखिएगा कि ईच प्रोजेक्ट हैविंग सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स आर रजिस्टर्ड सेपरेटली एंड अदर रिसीट्स ऑफ मेजर हेड आर बुक्ड कलेक्टिवली। इसके बाद है इन रजिस्टर ऑफ रिवेन्यू दैट इज इन फॉर्म नंबर 46 1 कॉलम फॉर ईच माइनर हेड। हर माइनर हेड के लिए एक एक कॉलम होगा एक्सेप्ट डिडक्ट रिफंड। डिडक्ट रिफंड जो माइनर हेड है उसके लिए अलग से कॉलम नहीं होगा। पूरे महीने का जो रिफंड है उसको एक साथ एक एंट्री की जाएगी, फाइनल जो टोटल है उसमें एक बार उसको डिडक्ट किया जाएगा और उसका डिटेल मेंटेन किया जाएगा एक रजिस्टर ऑफ रिफंड्स में विच इज़ ऑल्सो इन फॉर्म नंबर 46। ये याद रखिएगा कि डिडक्ट रिफंड की एक एंट्री होगी ओरिजिनल जो फॉर्म नंबर 46 है उसमें, और उसका डिटेल, उसकी जो टोटल एंट्रीज है उसका डिटेल रहेगा किसी दूसरे फॉर्म नंबर 46 में जिसको हम कहते हैं रजिस्टर ऑफ रिफंड्स। इसके बाद है कि ऑल रिसीट्स ऑन कैपिटल अकाउंट ऑल्सो इंक्लूडेड इन फॉर्म नंबर 46। इस रेवेन्यू के रजिस्टर में कैपिटल अकाउंट में जो रिसीट आते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। और इसमें लास्ट में कहा गया कि इफ़ अकाउंट ऑफ अ प्रोजेक्ट क्लासिफाइड सेपरेटली, अगर किसी भी प्रोजेक्ट का अकाउंट सेपरेटली क्लासिफाई किया गया है तो उसके लिए सेपरेट रिकॉर्ड इन फॉर्म नंबर 46। अगर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सेपरेटली उसको क्लासिफाई किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट को, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 46 में रजिस्टर ऑफ रिवेन्यू में अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद है कि रिसीट्स एडजस्टेबल अंडर माइनर हेड्स, रिकवरी ऑफ परसेंट चार्जेस और अदर रिसीट्स। इन दोनों माइनर हेड के अंडर में अगर कोई रिसीट एडजस्टेबल है, मतलब अगर किसी रिसीट को इन दोनों माइनर हेड में से किसी एक माइनर हेड में एडजस्ट किया जा सकता है, तो उसको फर्दर हम फॉर्म नंबर 46 में 3 अलग अलग डिटेल हेड्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट रिकवरीज, दूसरा है टूल्स एंड प्लांट रिकवरीज और तीसरा है अदर रिकवरीज। तो ये याद रखिएगा जब भी ऐसे रिसीट्स आते हैं हमारे पास जिनको इन दोनों में से किसी एक माइनर हेड के अंडर एडजस्ट किया जाना है, रिकवरी ऑफ परसेंटेज चार्जेस और अदर रिसीट्स, अगर इन दोनों के अंडर में कोई भी रिसीट को एडजस्ट किया जाना है तो उसको फर्दर हम फॉर्म नंबर 46 में 3 अलग अलग डिटेल हेड्स के अंडर में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट रिकवरीज, सेकेंड इज टूल्स एंड प्लांट्स रिकवरीज और थर्ड वन इज अदर रिकवरीज। इसके बाद इफ़ रिसीट्स ऑफ लाइसेंस फी इन रजिस्टर फॉर्म नंबर 49, अभी हम इसके बाद जो रजिस्टर ऑफ लाइसेंस फी पढ़ेंगे विच इज़ इन फॉर्म नंबर 49। तो अगर लाइसेंस फ़ी के रजिस्टर में फॉर्म नंबर 49 में लाइसेंस फ़ी की एंट्री हुई है तो उसकी डिटेल एंट्री करने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपको फॉर्म नंबर 46 में उसकी डिटेल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। केवल मंथली टोटल ही आप फॉर्म नंबर 49 से कैलकुलेट करके फॉर्म नंबर 46 में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसमें आपको एक्सक्लूड करने हैं वो चार्जेस अमाउंट डायरेक्टली अंडर सिविल अकाउंट्स ऑफिसर, मतलब सिविल अकाउंट्स ऑफिसर के डायरेक्टली अंडर में अगर कोई चार्ज है तो उस अमाउंट को आपको छोड़ देना है। बाकी सारे अमाउंट को आपको फॉर्म नंबर 49 जहाँ पे डिटेल एंट्री होगी लाइसेंस फी की, ठीक है, तो वहाँ से केवल टोटल अमाउंट को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है फॉर्म नंबर 46 में। फॉर्म नंबर 46 में डिटेल एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हुआ आपका रजिस्टर ऑफ रिवेन्यूज। रजिस्टर ऑफ लाइसेंस फी में जैसा कि हमने कहा कि मेंटेन किया जाएगा फॉर्म नंबर 49 में। इसमें सारे बिल्डिंग्स के लिए एंट्री की जाएगी, इंक्लूडिंग अगर ऑफिस बिल्डिंग्स में भी अगर रेसिडेंस के लिए यूज़ होता है तो उसकी भी एंट्री इस रजिस्टर ऑफ लाइसेंस फी में की जाएगी। केवल 2 कैटेगरीज हैं जो यहाँ से एक्सक्लूड हैं, जिसकी एंट्री इसमें नहीं की जानी है। पहला, ऐसा बिल्डिंग जो प्रेसिडेंट या हेड ऑफ लोकल एडमिन के लिए बनाया गया हो, ठीक है, और दूसरा
ऐसी बिल्डिंग्स जो इनसाइड जेल, पुलिस लाइन और तहसील एटसेट्रा हैं, विच आर अलॉटेड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। जैसे कि गार्ड को जो एक रूम मिलता है किसी भी बिल्डिंग के गेट पे के पास जो गार्ड रूम होता है, वो इसलिए उसको मिला है ताकि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सके। तो ऐसे बिल्डिंग्स की एंट्री इसमें नहीं करनी है। और जो प्रेसिडेंट हैं या हेड ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके जो रेजिडेंस की बिल्डिंग है उसकी एंट्री भी इसमें नहीं करनी है इस रजिस्टर ऑफ लाइसेंस फी में, फॉर्म नंबर 49। अदरवाइज सारे बिल्डिंग्स की एंट्री आपको फॉर्म नंबर 49 में करना है, चाहे उसकी लाइसेंस फी की रिकवरी की जाती हो या नहीं की जाती हो। इसके बाद इसमें कहा गया कि प्राइवेट बिल्डिंग्स इफ़ हायर्ड फॉर रेसिडेंस, अगर प्राइवेट बिल्डिंग को हायर किया गया रेसिडेंस के लिए तो उसको भी इंक्लूड करना है आपको फॉर्म नंबर 49 में। उसके बाद है कि लाइसेंस फी फ्री क्वार्टर्स फॉर ग्रुप डी स्टाफ। ग्रुप डी स्टाफ के लिए जो लाइसेंस फ़ी फ्री क्वार्टर होते हैं, मतलब ऐसे क्वार्टर्स जिसके लिए लाइसेंस फ़ी नहीं देना है और वो बनाए गए हैं ग्रुप डी स्टाफ के लिए, उसको भी आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। लेकिन विद एक्सेप्शन है कि मान लीजिए ऐसा क्वार्टर जो ग्रुप डी स्टाफ के लिए बना है लेकिन उसको अलॉट कर दिया जाता है किसी ऐसे इंसान को जो ग्रुप डी स्टाफ का नहीं है, मतलब उससे लाइसेंस फ़ी लेना है हमें, तब उस बिल्डिंग की एंट्री की जाएगी कि इस रजिस्टर लाइसेंस फी में। इसमें एक एक्सेप्शन और है, जो ट्रैवलर्स बंगलो होते हैं या फिर रेस्ट हाउस होते हैं, उनकी एंट्री भी रजिस्टर ऑफ लाइसेंस फी में नहीं करनी है, लेकिन उससे जो लाइसेंस फ़ी आती है उसको लाइसेंस फ़ी ही माना जाता है और उसको माइनर हेड लाइसेंस फ़ी के अंडर ही ग्रुप किया जाता है। इसके बाद ये है कि व्हेन क्लोजिंग अकाउंट ऑफ अ वर्क, जब भी किसी वर्क का अकाउंट क्लोज किया जाता है और वो वर्क है रिलेटेड टू रेजिडेंशियल बिल्डिंग और फर्नीचर, वो या तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग से रिलेटेड वर्क था या फिर ऐसे फर्नीचर से रिलेटेड वर्क था जिसके लिए लाइसेंस फ़ी लिया जाना है, तब जब ऐसे वर्क का अकाउंट हम क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, हम 3 चीज़ करते हैं और वो तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा डिविजनल अकाउंटेंट। पहला है इफ़ न्यू बिल्डिंग देन एंट्री इन फॉर्म नंबर 49, अगर वो नया बिल्डिंग था तो उसकी एंट्री होनी चाहिए फॉर्म नंबर 49 में रजिस्टर ऑफ लाइसेंस फी में। सेकेंड इज ऑर्डर्स ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर अपडेशन ऑफ लाइसेंस फी। अब चाहे नई बिल्डिंग बनी हो या फिर पुरानी बिल्डिंग में कोई कंस्ट्रक्शन हुआ हो, तो जब भी उसके वैल्यू में चेंज होगा तो उसके लाइसेंस फ़ी में भी चेंज होगा, और इसके लिए जो अपडेट करना है लाइसेंस फ़ी को, उसके अपडेशन के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल ले लिया गया है, ये देखना भी डिविजनल अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड द थर्ड वन इज़ करेक्ट कैपिटल कॉस्ट नोटेड इन फॉर्म नंबर 25। फॉर्म नंबर 25 होता है रजिस्टर ऑफ गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टीज़। जो भी बिल्डिंग हमने बनाई है उसका करेक्ट कॉस्ट इसमें फॉर्म नंबर 25 में नोट करना है। ये होता है प्रोसीजर जब हम ऐसे किसी वर्क को क्लोज करेंगे जो या तो बिल्डिंग से रिलेटेड है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग से रिलेटेड है, या फिर ऐसे फर्नीचर से रिलेटेड है जिसके लिए हमको लाइसेंस फी लेना है। इसके बाद आते हैं कि इफ़ बिल्डिंग ऑक्यूपाइड बिफोर क्लोजिंग एक्सपेंडिचर अकाउंट, कोई बिल्डिंग है उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है और एक्सपेंडिचर का अकाउंट क्लोज होने के पहले ही उसको ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, तब हम क्या करेंगे, पहला प्रोविजनल लाइसेंस फ़ी फिक्स्ड, तो उसके लिए प्रोविजनल लाइसेंस फ़ी फिक्स कर दिया जाएगा। और लाइसेंस फ़ी चार्ज कब से होगा, इट इज़ चार्जेबल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्यूपेंसी, भले ही उसके एक्सपेंडिचर का अकाउंट क्लोज ना हुआ हो, लेकिन जिस दिन से उसको ऑक्यूपाई किया जाएगा उसका लाइसेंस फ़ी भी उसी दिन से चार्ज किया जाएगा, और ये लाइसेंस फ़ी प्रोविजनल होता है जो फिक्स किया जाता है। इसमें एक चीज़ और है कि इफ़ लाइसेंस फ़ी सब्जेक्टेड टू पीरियोडिकल रिव्यू, अगर लाइसेंस फ़ी का पीरियोडिकल रिव्यू किया जाना है उसको रिवाइज करने के लिए, तो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा डिविजनल अकाउंटेंट। डिविजनल अकाउंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ लाइसेंस फ़ी। इसके बाद कहा गया कि असेसमेंट ऑफ लाइसेंस फ़ी मंथ बाय मंथ एंट्री, जो भी लाइसेंस फ़ी के असेसमेंट की एंट्री करनी है उसको मंथ बाय मंथ उसकी एंट्री करनी है। और उसके बाद ये है कि इफ़ एनी रेजिडेंस इज़ ऑक्यूपाइड फ्री ऑफ लाइसेंस फ़ी और लेस देन कंसेशन, मतलब कोई भी रेजिडेंस है जिसको या तो फ्री ऑफ लाइसेंस फ़ी किसी को दिया गया है या फिर किसी भी पर्टिकुलर मंथ के लिए उसका जो असेसमेंट किया हमने लाइसेंस फ़ी का, वो उस रेट से कम था जितना उसको कंसेशन दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। मान लीजिए उसको 10% कंसेशन दिया गया है और किसी पर्टिकुलर मंथ के लिए वो जो लाइसेंस फ़ी हमने कैलकुलेट किया वो उसके टोटल इमोल्यूमेंट्स का, टोटल उसकी सैलरी का 10% से कम है, तो अब वो तो कंसेशन में ही चला जाएगा, तो उस महीने के लिए उससे हमको लाइसेंस फ़ी नहीं लेना है। तो ऐसे केसेस में आइदर वो फ्री ऑफ लाइसेंस फ़ी है वहाँ, या फिर लाइसेंस फ़ी तो हमने कैलकुलेट किया लेकिन जितना उसको कंसेशन दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा उससे कम लाइसेंस फ़ी बन रहा है तो भी हमको नहीं लेना है। तो इन दोनों ही केसेस में इसके लिए एक सूटेबल नोट, एक सूटेबल रिमार्क उसमें
नोट करना है। इसके बाद है टोटल रियलाइजेशन इन अ मंथ एब्स्ट्रैक्टेड एट द फुट ऑफ फॉर्म नंबर 49। फॉर्म नंबर 49 में जो टोटल रियलाइजेशन है पर्टिकुलर मंथ का, जितना भी अमाउंट हमारे पास आया है लाइसेंस फी का, उन सब का एब्स्ट्रैक्ट करके लिखना है फॉर्म नंबर 49 रजिस्टर ऑफ लाइसेंस फी के लास्ट में। इसमें क्यों लिखना है हमें, तो उसमें 3 चीज़ें हमको शो करनी है। पहला, कैश रियलाइज्ड इन द डिवीज़न में कितना कैश रियलाइज हुआ, कितना आया। दूसरा, रिकवरीज बाय एओ ऑफ डिफेंस, पीएनटी और रेलवे। ठीक है, डिफेंस के, पीएनटी के या रेलवे के अकाउंट ऑफिसर या डीडीओ के से जो रिकवरी हुई है उसकी भी डिटेल हमको वहाँ दिख जाएगा। और तीसरा है रिकवरीज डायरेक्टली अंडर सिविल अकाउंट्स ऑफिसर। तो डायरेक्टली अगर सिविल अकाउंट्स ऑफिसर के अंडर में कोई रिकवरी हुई है तो उसका भी हमको डिटेल वहाँ पे शो करना है। तो इन तीनों चीज़ों को शो करने के लिए जो मंथ का टोटल रियलाइजेशन है उसका एब्स्ट्रैक्ट करके हमको नोट करना है फॉर्म नंबर 49 रजिस्टर ऑफ लाइसेंस फी के लास्ट में। लास्ट में 2 पॉइंट्स और हैं। सबसे पहले कहा गया कि बिल्डिंग प्रोवाइडेड विद स्पेशल सर्विसेज और फर्नीचर एटसेट्रा इफ़ चार्जेबल सेपरेटली देन सेपरेट अकाउंट शुड बी केप्ट। मतलब मान लीजिए किसी बिल्डिंग के साथ फर्नीचर या स्पेशल सर्विस प्रोवाइड की गई है और उस स्पेशल सर्विस के लिए या उस फर्नीचर के लिए अलग से लाइसेंस फी चार्ज किया जाना है, तो उस फर्नीचर का या उस स्पेशल सर्विस का लाइसेंस फी का अकाउंट भी सेपरेट ही बनेगा। अब सेपरेट अकाउंट का क्या मतलब हुआ कि बिल्डिंग का जो लाइसेंस फी का अकाउंट है वो अलग बनेगा और फर्नीचर के लाइसेंस फी का अकाउंट भी अलग बनेगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर 2 बिल्डिंग है हमारे पास तो एक बिल्डिंग के फर्नीचर के लाइसेंस फी का अकाउंट अलग बनेगा और दूसरे बिल्डिंग के फर्नीचर का लाइसेंस फी का अकाउंट भी अलग बनेगा। तो सेपरेटली मतलब कंप्लीटली सेपरेट होगा, मतलब वो बिल्डिंग से भी सेपरेट होगा और दूसरे बिल्डिंग के फर्नीचर के अकाउंट से भी सेपरेट उसकी लाइसेंस फी का अकाउंट बनेगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कैश रिफंड्स ऑफ लाइसेंस फी रियलाइज्ड। जो लाइसेंस फी हमको मिल चुका है उसका अगर हमने कैश रिफंड किया लाइसेंसी को, तब क्या करना है, इट शुड बी शोन सेपरेटली एज माइनस एंट्री इन फॉर्म नंबर 49। तो जो लाइसेंस फी हमको मिल चुका था उसके बाद हमने कैश रिफंड किया उसको, तो इसकी अलग से एंट्री होनी चाहिए रजिस्टर ऑफ लाइसेंस फी फॉर्म नंबर 49 में, और ये एंट्री होगी एज अ माइनस एंट्री। तो ये था रजिस्टर ऑफ लाइसेंस फी और इसी के साथ कंप्लीट होता है आपका रेवेन्यू रिसीट्स। अगले वीडियो में लेके आएंगे हम वर्क्स अकाउंट्स। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। जय हिंद।